स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड बुक का चैप्टर 9 जिसका नाम है शांति, इंग्लिश में कहें तो पीस। इस चैप्टर के हम 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न 2 मार्क्स का, जैसा कि चैप्टर का नाम है शांति, सबसे पहले पूछा जाएगा कि शांति का अर्थ समझाइए। ये 1 मार्क्स में भी 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे? सामान्यतः शांति का अर्थ होता है युद्ध ना होना, यानी कि सामान्यतः शांति का अर्थ युद्ध ना होने से लिया जाता है। देखिए कैसे, पहला पॉइंट याद रखेंगे, 2 देशों के बीच हथियारों के साथ आमना सामना होना युद्ध कहलाता है, जबकि रवांडा तथा बोस्निया में ऐसी स्थिति नहीं थी लेकिन शांति का अभाव था। यानी कि बेसिकली हम क्या देखते हैं कि हथियारों का आमना सामना 1-2 देशों के बीच में यही युद्ध कहलाता है, लेकिन जो रवांडा था, ठीक है, वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं थी क्योंकि वहाँ पे काले और गोरे रंग के आधार पर वहाँ पे भेदभाव किया जा रहा था, यानी कि वहाँ पे अशांति फैली हुई थी। ठीक है, वहीं शांति को हम हिंसक संघर्षों के रूप में भी देख सकते हैं, यानी कि शांति को अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। यानी कि युद्ध ना हो ये केवल अशांति नहीं, मतलब ये शांति नहीं होती है, बल्कि जाति के आधार पर भी अशांति फैली हुई होती है, वर्ग के आधार पर भी, लिंग के आधार पर, उपनिवेशवादी के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर भी अशांति फैली हुई होती है। लेकिन जहाँ पर जाति, वर्ग, लिंग, उपनिवेशवाद, सांप्रदायिक, इन आधार पर अगर शांति है, ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं है, तो वही शांति कहलाता है, वही शांति कहलाती है। ठीक है, तो 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का ये प्रश्न बन सकता है कि शांति का अर्थ समझाइए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंसा क्या है एवं हिंसा की समाप्ति कैसे की जा सकती है? पहले आपको बताना है हिंसा क्या है। तो देखिए, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के नाम पर मारकाट करना, यानी कि संघर्ष बना रहना, यही हिंसा कहलाती है। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, आदि के नाम के आधार पर यदि मारकाट की जाती है तो वही हिंसा कहलाती है। और हिंसा समाप्ति के कई तरीके हैं। ठीक है, हिंसा समाप्ति के कई तरीके हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन जो है, कौन सा? यूनिसेफ, इसने एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट क्या दी? चूंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव को भी लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए। यानी कि जो लोग होते हैं उनके दिमाग में ही हिंसा पनपती है, तो हिंसा से बचने के लिए, यानी कि शांति के बचाव के लिए भी, शांति स्थापित करने के लिए भी जो लोग हैं उनके दिमाग में ही कुछ नियम, कायदे, कानून रचे जाने चाहिए, तभी हिंसा की समाप्ति की जा सकती है। ठीक है, तो हिंसा क्या होती है एवं इसकी समाप्ति कैसे की जा सकती है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं? यानी कि वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए समकालीन चुनौतियां कौन कौन सी हैं? 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहली चुनौती है दबंग राष्ट्रों का उदय। यानी कि देखिए, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। वर्तमान विश्व में शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपनी संप्रभुता का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन किया है, और यानी कि अपनी जो शक्ति है उसका प्रभावपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्षेत्रीय सत्ता संरचना, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी अपनी प्राथमिकताओं और धारणाओं के आधार पर बदलना चाहिए। यानी कि ये जो दबंग राष्ट्र हैं ये अपनी शक्ति का तो एक तो प्रभावपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसकी धारणाओं को, उसकी प्राथमिकताओं को अपनी शक्ति के स्वरूप बदलना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि सीधा अपनी सभी मंशाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया है, सीधा सैन्य कार्यवाही का सहारा लिया है और विदेशी क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जैसे अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका का ये हस्तक्षेप, ये इसका एक शांति स्थापित ना कर जो चुनौती है उसका एक ताज़ा उदाहरण है। किसमें? अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका का हस्तक्षेप। ठीक है, तो पहली चुनौती कौन सी हुई? दबंग राष्ट्रों का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन। दूसरी देखिए, दूसरी चुनौती है आतंकवाद। ये तो सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है। प्रायः आधुनिक हथियारों और उन्नत तकनीकों का दक्ष और निर्मम प्रयोग करके आतंकवादी इन दिनों शांति के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं।
यानी कि जो आधुनिक हथियार हैं उनका उपयोग करके आतंकवादी जो है दिनों दिन शांति के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। अब कुछ उदाहरण यहाँ पे बताए जा रहे हैं, वो याद रखिएगा। जैसे 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों के द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित विश्व व्यापार केंद्र को ध्वस्त कर दिया गया। इसे अमंगलकारी वास्तविकता का उल्लेखनीय व्यक्ति है। इन ताकतों के द्वारा अति विध्वंस जैविक, रासायनिक अथवा परमाणुविक हथियारों का प्रयोग करने की आशंका दहला देने वाली होती है। यानी कि हमें पता भी नहीं होता कि आतंकवादी कब क्या कर देंगे और जैविक, रासायनिक, परमाणुविक हथियारों का किस तरह से और कहाँ उपयोग करेंगे, जिसकी वजह से कई करोड़ों लोगों की, कई लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं। ठीक है, तो दूसरी हुई हमारी चुनौती आतंकवाद। ठीक है, अगला देखिए, अगला है थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप ना होना। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो हस्तक्षेप नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विभिन्न देशों की आंतरिक संघर्ष को नहीं सुलझा पाया। आंतरिक संघर्ष को विभिन्न देशों की अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं सुलझा पाया। वह नस्ल संहार का मूक दर्शक बना रहा है, यानी कि वह देखता रहता है कि कहाँ क्या नस्ल संहार हो रहा है। यह स्थिति जब रवांडा में दिखाई दी गई तो अफ्रीकी देश ने सन 1994 में लगभग 5 लाख तुत्सी लोगों को हुतू लोग थे इनके द्वारा मार दिया गया था। इनकी रवांडा में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हस्तक्षेप नहीं किया था। कैसे? हत्याकांड के आरंभ होने के पूर्व गुप्त सूचनाएं अंतर्राष्ट्रीय संगठन को प्राप्त हो गई थी। इसके भड़कने पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में घटना का विवरण आने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं हुआ था। तो शांति स्थापित करने के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो विभिन्न देशों की आंतरिक मामलों में या फिर जहाँ हिंसा होती है वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन 4 आपको समझ में आ गया होगा। ये 6 मार्क्स में और 4 मार्क्स में दोनों में ही पूछा जा सकता है। कौन सा? वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए समकालीन चुनौतियाँ कौन सी हैं? पहली है दबंग राष्ट्रों का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन, दूसरी है आतंकवाद और तीसरी है अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का ना होना। आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो था। अगला प्रश्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स का। देखिए, शांति कायम करने के लिए विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। यानी कि हालांकि हम मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति कायम करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो शांति कायम करने के लिए विभिन्न तरीके उठाए गए हैं हमें उनका वर्णन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है राष्ट्रों को केंद्रीय स्थान प्रदान करता है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो राष्ट्रों को केंद्रीय स्थान प्रदान कराते हैं। कैसे? राष्ट्रों को केंद्रीय स्थान प्रदान करता है, उनकी संप्रभुता का सम्मान करता है, उनके बीच प्रतिद्वंद्विता के जीवांत सत्य को मानता है। अभी देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, अभी आपको हम समझाते हैं। देखिए, उन जो देश होते हैं उनकी प्रतिद्वंद्विता के उपयुक्त प्रबंधन तथा संघर्ष की आशंका का शमन सत्ता संतुलन की पारस्परिक व्यवस्था के माध्यम से करने की होती है। देखिए, इसका सिंपल सा जो आंसर है वो ऐसे कह सकते हैं, कहा जाता है कि वैसा एक संतुलन, यानी कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच में प्रतिद्वंद्विता का जो संतुलन है, यानी कि सभी देश शांति को बनाए रखें। ठीक है, उसको लेकर के जो प्राचीन समय में सत्ता संतुलन का एक नियम चला था, उसी के माध्यम से वर्तमान में भी शक्ति का संतुलन किया जाना चाहिए। कहा जाता है वैसा ही एक संतुलन 19वीं सदी में प्रचलित था, जब प्रमुख यूरोपीय देशों ने संभावित आक्रमण को रोकने और बड़े पैमाने पर युद्ध से बचने के लिए अपने सत्ता संघर्षों में गठबंधन बनाते हुए तालमेल किया था। यानी कि अपने देश की राजनीति जो थी उसको मजबूत करके बाहरी आक्रमणों से बचना, यही पहला पॉइंट है। ठीक है, आई होप राष्ट्रों को केंद्रीय स्थान प्रदान करता है, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, राष्ट्रों की गहराई तक जमी आपसी प्रतिद्वंद्विता का सम्मान। देखिए, पहला पॉइंट जो है ये उसी से संबंधित है, लेकिन इसमें कुछ बातें अलग हैं। कैसे? राष्ट्रों की गहराई तक जमी आपसी प्रतिद्वंद्विता का सम्मान की जो प्रकृति है इसे स्वीकार किया जाता है, लेकिन इसका जोर सकारात्मक उपस्थिति और परस्पर निर्भरता की संभावनाओं पर है।
यह विभिन्न देशों के बीच विकासमान सामाजिक आर्थिक सहयोग को रेखांकित करता है। यानी कि जो दूसरी चुनौती मतलब दूसरा तरीका है, ये तरीका विभिन्न देशों के बीच सामाजिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की जो नीति है उस पर कार्य करता है। ठीक है, हमेशा यह अपेक्षा रहती है कि वैसा सहयोग राष्ट्र की संप्रभुता को नरम करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय समझदारी को प्रोत्साहित करेंगे। यानी कि जो सहयोग देशों के बीच है वो वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का प्रोत्साहन बनेंगे। परिणाम स्वरूप वैश्विक संघर्ष कम होंगे, जिससे शांति की अच्छी संभावनाएं भी बनेंगी। और इस पद्धति के जो पक्षकार हैं इनके द्वारा अक्सर दिया जाने वाला एक उदाहरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात के यूरोप का है, जो कि आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ता गया। यानी कि उदाहरण क्या है इस पॉइंट का कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो यूरोप है वो आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण, यानी कि अपने देश को वैश्विक स्तर पर राजनीति के रूप में और खुद एक राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, राष्ट्रों की गहराई तक जमी आपसी प्रतिद्वंद्विता का सम्मान। ठीक है, अगला और आखिरी पॉइंट देखिए, राष्ट्र आधारित व्यवस्था को मानव इतिहास की समाप्त प्राय अवस्था स्वीकार करती है। यानी कि देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब है, राष्ट्र आधारित जो व्यवस्था है उसके संबंध में देखिए पहला पॉइंट, यह अधिराष्ट्रीय व्यवस्था को मनोचित बताती है और वैश्विक समुदाय के अभ्युदय को शांति की विश्वसनीय गारंटी मानती है। यानी कि वैश्विक समुदाय जो है उसकी शांति के लिए यह गारंटी मानती है। क्या गारंटी मानती है, देखिए वैसे तो समुदाय के बीच राष्ट्र की सीमाओं के आर पार बढ़ती आपसी अंतर क्रियाएँ और संश्रयों में दिखते हैं, जिसे बहुराष्ट्रीय निगम और आंदोलनों जैसे विविध गैर सरकारी जो कर्ता होते हैं वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इस तरीके का जो प्रस्ताव है वो समर्थक तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण की चल रही प्रक्रिया राष्ट्र को पहले से ही घट गई प्रधानता और संप्रभुता की ओर अधिक क्षीण कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप विश्व शांति स्थापित होने की परिस्थितियां बन रही हैं। यानी कि एक देश जब दूसरे देश से घुलेगा मिलेगा, जो मानव का पुराना देशों का जो पुराना इतिहास है उसको उसको ख़त्म करके, ठीक है, अब एक नए सिरे से जो देश है वो आपस में अगर मिलते हैं तो इससे शांति स्थापित करने की नई नई संभावनाएं बनेंगी। जिसका एक सबसे आसान सा उदाहरण दिया गया है, वैश्वीकरण की वजह से पहले से जो वैश्वीकरण की चल रही प्रक्रियाएं जो थी राष्ट्र को पहले से ही कि अधिक मजबूत बना रही थी। ठीक है, वहीं वैश्वीकरण अगर अधिक देश है उनके द्वारा अपनाया जाता है तो यह माना जाता है कि वैश्वीकरण अपनाने की वजह से जो शांति है उसको कायम करने की जो परिस्थितियां हैं वो और अधिक अच्छी बनेंगी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के MCQ क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।